तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आने वाले टेट के एग्जाम के रिकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इस एग्जाम में एक सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोलॉजी इस सब्जेक्ट का होता है, जिसके कुछ क्वेश्चंस रैंडमली हम लोग अभी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है एकेडमिक एक्सीलेंस गेम स्पोर्ट्स इंक्लूजन इस। आज के समय में स्कूल्स में एकेडमिक एक्सीलेंस के टाइम पे गेम्स और स्पोर्ट्स को स्कूल में इंक्लूड करना कितना अच्छा होता है। क्या यह समय की बर्बादी है? क्या यह एकेडमिक सेशन का बहुत सारा टाइम ले लेता है स्पोर्ट्स, या फिर ये एक सिर्फ रिलैक्स करने का या विश्राम करने का समय है? तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। इसका आंसर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति विशेष का विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूल में जनरली 4 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कि एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स दोनों में अगर बेटरमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्डहुड इज। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है? इंट्रोवर्ट यानी कि बहुत कम बोलने वाले, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहुत खुलकर घुल मिलकर रहने वाले, या एम्बाइवर्ट, इन दोनों का मिक्सचर। तो इसका सही आंसर है एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि बचपन में हम भेदभाव या कुछ भी चीज़ नहीं जानते हैं, हम इजीली हर किसी से इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान हमें एक चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ में लेकर जा सकता है, इसीलिए एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं बच्चे में, बहुत ही खुले दिल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टूडेंट जो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो चुका है, एक टीचर होने के नाते आप उससे कैसे डील करेंगे? क्या आप उसका री एग्ज़ाम लेंगे, या उसे ग्रेस मार्क्स देंगे, या उसे रीटीच करेंगे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स, या फिर एक प्राइवेट ट्यूशन का उन्हें सलाह देंगे? इसमें से ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। जब बच्चा स्कूल में देकर कॉन्सेप्ट सीखने आ रहा है तो आप उसे प्राइवेट ट्यूशन के लिए सजेस्ट करना, ये बहुत ही रॉन्ग है। इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है आप उसे रीटीच करेंगे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम नहीं है। आपके रीटीचिंग से वो एनुअल एग्ज़ाम में प्रोग्रेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता है? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, या कहानी लेखन के द्वारा? क्योंकि यहाँ पर बात मोटिवेशन प्लस लर्निंग की है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ तो ये नहीं हो पाएगा। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि आप उसे स्टोरी लिखने के लिए बोलें और वो इससे पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा जगाकर, बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगाकर पढ़ाई के लिए। एज ए टीचर आप बच्चों को पढ़ाई के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता सकते हैं, जो कि उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टीचर का उसके स्टूडेंट के प्रति रोल कैसा होना चाहिए? टीचर शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत। अगर टीचर स्टूडेंट से डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो उसका डाउट क्लियर कैसे करेगा? टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। कमज़ोर स्टूडेंट्स को छोड़ देना और अच्छे स्टूडेंट को फेवर करना, ये भी एक टीचर की निशानी नहीं है। टीचर शुड बी ए क्रिटिक, पॉजिटिव क्रिटिक अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव क्रिटिक हार्म भी कर सकता है बच्चे को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, टीचर शुड हैव फ्रेंडली रिलेशन या फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तभी बच्चा अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस टीचर के साथ शेयर करेगा, अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा, जिसका सोल्यूशन और मार्गदर्शन टीचर द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्टेटमेंट फॉर अ 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 11 साल के बच्चे के बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है? तो जैसा कि आप टप्पू सेना को जानते होंगे, टेंड्स टू प्ले इन ग्रुप, समूह में खेलते हैं, हाँ बिल्कुल खेलते थे। मे डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, बिल्कुल, टप्पू खुद अपने आप में एक लीडर था। हिज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ग्रुप्स, बिल्कुल, आपस में बच्चों का जो ग्रुप होता है उनका बिहेवियर आपस में बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। इसका नॉट ट्रू पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा शो टेंट्रम अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स। जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाएंगे या चिड़चिड़ापन करेंगे स्ट्रेंजर के अगेंस्ट, वो हर किसी से घुल मिल के बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 साल के बच्चों की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
व्हाट इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विथ हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसको सुनाई नहीं देता उस बच्चे से कैसे टैकल किया जाता है? मशीन के द्वारा, ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज या सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रेल लिपि जो होती है वो जिनको दिखाई नहीं देता उन बच्चों के लिए होता है। मशीन जैसा कि जानते हैं हियरिंग मशीन जो आती है वो सुनने के लिए होती है, तो वो इस पे इतनी कारगर नहीं होंगी। यहाँ पर टीचिंग के लिए पूछा है, जिन बच्चों को सुनना जाता है उनके टीचिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा साइन लैंग्वेज। और सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, प्राइम टाइम 9 बजे के कई सारे न्यूज़ में देखिएगा आप कि जो जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए साइन लैंग्वेज वाले न्यूज़ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों का जो स्टैमरिंग करना होता है, स्ट्रेस होता है, रेस्टलेस, स्टैमरिंग मतलब हकलाना, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हकला गया था, ये सभी फैक्टर स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस और स्टैमरिंग ये क्या शो करते हैं? क्या बच्चों का इंटेलिजेंस शो करते हैं, या क्रिएटिविटी, इमोशन या मैच्योरिटी? तो इसका सही आंसर है बच्चों अपना इमोशंस। बच्चों के चिंता होने से, थकावट से आप उनके इमोशंस को जज कर सकते हैं, ना कि उनके इंटेलिजेंस को या क्रिएटिविटी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव के द्वारा अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना, उसको क्या कहते हैं? अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाया है तो वह अचीवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन तो वो होता है जो कोई कार्य ना कर पाए और उसे करने की एक प्रकार से शक्ति प्रदान करे। इंटरेस्ट भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लर्निंग, सीखना, क्योंकि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास के पक्ष क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट यानी कि फैक्टर्स क्या क्या है? इमोशन बिल्कुल है, इंटेलिजेंस बिल्कुल है, लैंग्वेज जो आप बोलना सीखते हैं, इमोशन जो आप प्रकट करते हैं, और इंटेलिजेंस जो आपकी मानसिक विकासता होती है। जैसा ये क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इमोशन, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज तीनों का कॉम्बिनेशन आपके मेंटल डेवलपमेंट को दर्शाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन से लेते हैं रैंडम, और उसके आंसर्स को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर अपोलोजाइजिंग टू समवन? जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? यू लुक वेरी लवली? बिल्कुल नहीं। जब कोई खूबसूरत दिखता है तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं, यू लुक लवली। आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए यूज करते हैं गुड मॉर्निंग। जब आपको किसी को मिलकर अच्छा लगता है तो आप यूज करते हैं नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से माफी मांगते हैं या अपोलोजाइज करते हैं तब यूज करते हैं आई एम सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम सॉरी। अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन इन विच स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, बच्चों की याद रखने की क्षमता, नॉलेज बेस्ड टेस्ट, टेक्स्ट बुक बेस्ड टेस्ट। यहां पे बात लैंग्वेज या फिर बोलने की हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज द स्किल इन रियल सिचुएशंस, कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप डील कैसे करते हैं लोगों से, यह आपके लैंग्वेज का रियल टेस्ट होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। व्हेन वी वांट टू टेस्ट द राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जब हम किसी बच्चे की राइटिंग स्किल को जज करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसका क्या जज करेंगे? यहाँ पे बात राइटिंग की हो रही है तो स्पोकन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बोलने की क्षमता होती है। लिखने की बात है तो अंडरस्टैंडिंग की भी नहीं होगी, क्योंकि ये सोचने और समझने की बात हो गई। लोग यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर और टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। किसी भी बड़े पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट निकालना राइटिंग स्किल तो बिल्कुल नहीं कहलाता। आप किसी भी आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, उसको राइटिंग स्किल कहा जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अपने खुद के प्लेजर, अपने खुद को संतुष्ट करने के लिए जो लॉन्ग टेक्स्ट को रीडिंग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोगों की हैबिट होती है नोवेल रीडिंग करने की। ये जो हैबिट है इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव यानी लॉन्ग, और यहां पे लॉन्गर टेक्स्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज, किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे सीखते हैं? टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में ही सीखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, ये भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। या तो इसका आंसर ए या बी। क्या ये कॉन्शियस प्रोसेस है या इनफॉर्मल प्रोसेस है?
क्वेश्चन का सही आंसर आप अपने बचपन के यादों से लगा सकते हैं कि ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। एक महाराष्ट्र का बच्चा ऑटोमेटिकली मराठी बोलना शुरू कर देता है और एक छत्तीसगढ़ का बच्चा ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़िया बोलना शुरू कर देता है बचपन में, अपने माँ बाप से सीख के, अपने दादा दादा सीख के। इसको ही लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। इसके लिए कोई क्लासरूम या टीचर की आवश्यकता एकदम कॉन्शियसली तो बिल्कुल नहीं होती है, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। जब आप टीवी देखते हैं तो उसमें कौन सी स्किल इन्वॉल्व होती है? स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप टीवी के पीछे बैठ के उसे देख रहे हैं, तो बिल्कुल स्पीकिंग तो आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप उसे सुन रहे हैं। लिख आप रहे नहीं हैं तो राइटिंग स्किल भी एलिमिनेट। ये दो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जो कैप्शंस नीचे जो नोट रहते हैं उसे आप रीड जरूर करते हैं, लेकिन वो भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि आप न्यूज़ सुनते हैं। जैसे रविश कुमार जी एनडीटीवी का न्यूज़ आपको सुनाते हैं और आप ध्यान से सुनते हैं उनकी बातों को। अंजना ओम कश्यप जी है आज तक के लिए, रूबिका लियाकत जी है एबीपी के लिए, उन्हें आप सुनते हैं, उन्हें आप पढ़ते नहीं हैं या देखते नहीं हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर ए। किसी भी व्यक्ति को आप एक अच्छा स्पीकर कब बोल सकते हैं कि उसकी भाषा बहुत अच्छी है? जैसे मोदी जी, इस क्वेश्चन के प्राइम एग्जाम्पल है मोदी जी। क्या वह बहुत तेज बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो मिस्टेक नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मिस्टेक तो वो बिल्कुल करते हैं। इसका सही ऑप्शन है इज एबल टू कन्वे हिज आइडियाज एंड फीलिंग्स विद द कॉमन पीपल। अपने फीलिंग्स को, अपने अंतर्मन की भावनाओं को वो आम जनता तक बिल्कुल भाइयों बहनों बोल के पहुंचा देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थे आज के लिए कुछ सैंपल क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहां अदर सब्जेक्ट्स यानी कि हिंदी और मैथमेटिक्स से भी आपसे डील किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।